बेटा देखिए, हम लोगों ने कल डिसोल्यूशन टॉपिक की शुरुआत की है और क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस पे लिया है, जहां पे हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें समझी है। जैसे हम लोगों ने ये समझा है कि डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस का बंद होना, और अगर हमको एक बिजनेस को बंद करना है तो दो लेवल पे उसको बंद करना पड़ेगा। एक ऑन पेपर, कागज के ऊपर बिजनेस बंद होगा, और दूसरा हम वाकई में असेट बेच के उसके पैसे से लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बस एक नई बात ऐड होने जा रही है, वो आप लिख के रखिए। समटाइम्स सेलिंग, ये ऐसा लिखिए, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग assets and paying liabilities, sometimes instead of selling asset or paying liabilities, it is given to it is given to partners। बेटा देखिए, कल हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि डिसॉल्यूशन जो है उसमें हम बिजनेस को बंद करते हैं, और प्रैक्टिकली बिजनेस को बंद करने का मतलब है बिजनेस की असेट को बेच के लायबिलिटी पे करना। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर असेट बिकती नहीं है, या पार्टनर को खुद को लगता है कि असेट बहुत काम की है, बाजार में बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, तो ऐसे में कई बार पार्टनर खुद ही उस असेट को ले लेते हैं, या फिर हम लोग लायबिलिटी पे करते हैं। तो कोई पार्टनर ये कह सकता है कि मैं खुद ही लायबिलिटी पे कर दूंगा, मतलब असेट मेरे को दे दो, मैं देख लूंगा असेट से कितना पैसा आता क्या आता, और मैं खुद ही उसकी लायबिलिटी जो है वो पे कर दूंगा। तो बेटा एक बात ये समझिए कि हम लोग इस प्रॉब्लम में डिसॉल्यूशन की प्रोसेस को पूरा दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। केवल नया पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कल वाले प्रॉब्लम में हमने असेट को बेच के वाकई में पैसे कमाए थे। असेट बेच के हमारे पास पैसा आया था और उस पैसे से हमने लायबिलिटी पे की थी। इस क्वेश्चन में हम क्या नया सीखने जा रहे हैं कि अगर असेट नहीं बिक रही, पार्टनर को दे दो, और अगर आपके पास लायबिलिटी पे करने लायक कैश नहीं है तो आप अपने पार्टनर को बोल दो कि वो लायबिलिटी पे कर दे। मतलब यहाँ पे असेट पार्टनर को दी जा रही है और यहाँ पे लायबिलिटीज भी पार्टनर को दी जा रही है। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और 3 चीजें अपने को प्रिपेयर करनी है। तो पहले तो आप कल जैसा ही जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। कल अपनी कितनी एंट्रीज बनी थी, या आपको कल कितनी जगह लगी थी? आप 2 पेज का बना लेना।
बेटा इसके अलावा तीन चीजें बनानी है कल जैसी। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा 2 पेज का जर्नल और उसके बाद रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश बैंक, इतने फॉर्मेट बनाने हैं। बेटा चलिए पूरा ध्यान इधर दीजिए, बातें बंद करेंगे और फुल कंसंट्रेशन इधर रखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जब हम डिसॉल्यूशन की प्रोसेस को अंजाम देना शुरू करते हैं तो हम इंटेंशनली 3 अकाउंट ओपन रखते हैं। कौन से 3 अकाउंट ओपन रखे जाते हैं? एक ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपका कैश बैंक अकाउंट और तीसरा एक नया अकाउंट हम खोलते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन। जब तक असेट न बिके उसको रियलाइजेशन में ले जाके जमा कर दो, जब तक लाइबिलिटी का पेमेंट न हो उसको भी रियलाइजेशन में ले जाके जमा कर दो। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट अपने लिए वेटिंग एरिया की तरह है जहां हम असेट लाइबिलिटी को ले जाके रख देंगे ताकि समय आने पे उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। अब ये डिस्पोज ऑफ 2 तरीके से हो सकती है। एक तरीका कल हमने देखा कि बाजार में असेट बेचो, पैसा जमा करो, उस जमा पैसे से लाइबिलिटी को पे करो। लेकिन जब बारी आती है आपकी असेट्स को मार्केट में बेचने की, तो कई बार ऐसा होता है कि असेट मार्केट में बिक नहीं पाती। तो ऐसे में रास्ता निकाला जाता है कि असेट किसको दे दी जाए? ओनर को। तो हम अपनी असेट ओनर को दे देंगे। अब क्योंकि असेट बेची नहीं तो कुछ खास पैसा अपने पास है नहीं, तो ओनर को ही बोलेंगे कि तुम ही लाइबिलिटी को पे कर दो। तो हमने ये शुरुआत में बात लिख के रखी भी है। सारा खेल जर्नल एंट्रीज का है। आपको जर्नल एंट्रीज कैसे बन रही है इस पे ध्यान देना है। तो फुल कंसंट्रेशन रखते हुए काम करो। कागज से ज्यादा दिमाग में प्रॉब्लम छपना चाहिए। लिखा है बेटा कुसुम, शांता और लता
ये तीनों पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। यानी अगर इसकी टोटल लगाई जाए तो 3/6, 2/6 और 1/6 इस रेशो में ये लोग प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट दी है। बेटा बैलेंस शीट में आपको दिया है बैंक में हमारे 1680 रुपये जमा है। बेटा बैंक में अपना पैसा जमा है मतलब अपनी असेट है, पर फिलहाल हम बैंक अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। कारण उसका ऐसा है कि अभी हमको फाइनल हिसाब करना है। उसमें हो सकता है किसी को पैसा देना पड़े, किसी से पैसा लेना पड़े, तो उसको कुछ समय के लिए ओपन रख रहे। तो ये 1680 रुपये का डेबिट बैलेंस आपके इस कैश बैंक अकाउंट में पहुंचा दीजिए। असेट जो होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बेटा बालक इधर ध्यान दो, बातें मत करो, शर्ट की बटन लगाओ। ऐसे अंग प्रदर्शन करते हुए क्लास में नहीं बैठना। फिर आगे बढ़ो। तो आगे आपको दिया है कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट के 3 बैलेंसेस अवेलेबल है। हमने फिलहाल कैपिटल अकाउंट को भी ओपन रखा है क्योंकि ओनर का हिसाब सबसे अंत में, सबसे आखिर में किया जाएगा। इस इंटेंशन से हमने कैपिटल अकाउंट ओपन रखा है। लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लाइबिलिटीज को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है। इसके क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस बैलेंस में 113,580 113,580 लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप क्रेडिट पे लाएंगे। उसके बाद 72 और 54 यहाँ क्रेडिट पे लाएंगे। 72 और 54। बेटा जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, हमको सबसे पहले बैलेंस शीट बंद करनी है। और बैलेंस शीट बंद करना है मतलब लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। आप बंद करने के लिए उनको क्या करो, डेबिट करो। तो हमारे पास में 2 लाइबिलिटीज है, एक है क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे हमने उधारी में माल लिया, और बिल्स पेएबल मतलब उधारी के बिल जो देना बाकी है। लाइबिलिटी जो होती है उसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। बंद करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और कहाँ भेज देंगे, तो हमने इसके लिए जो अकाउंट यहाँ बनाया उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 14,400, बिल्स पेएबल डेबिट 10,800। तो बेटा क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर को डेबिट किया। बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल को डेबिट किया। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि डिसॉल्यूशन का मतलब ही है बिजनेस को बंद करना। तो पहले तो हम कागज पे बिजनेस बंद करेंगे, तो हम इन दोनों लाइबिलिटीज के अकाउंट को बंद कर रहे हैं। लेकिन लाइबिलिटी वाकई में तब बंद होती है जब उनका पेमेंट हो जाए। पेमेंट तो हम अभी कर नहीं रहे, तो कुछ समय के लिए हम ये लाइबिलिटी कहाँ भेज देना चाहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन
अकाउंट। 14,400 और 10,800, 25,200 being external liabilities paid, sorry, being external liabilities transferred, being external liabilities transferred। इसका इफेक्ट दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे। रियलाइजेशन के क्रेडिट पे चले जाइए और वहां लिखिए बाय क्रेडिटर और बाय बिल्स पेएबल। बाय क्रेडिटर और बाय बिल्स पेएबल। बेटा हम इस एंट्री का इफेक्ट दिखा रहे हैं 14,400 और 10,800, 14,400, 10,800, 14,400 और 10,800। फिर आगे बढ़िए तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए थे जो ऑलरेडी हमने लिख ही लिए हैं। अब असेट पे आ जाइए। बेटा ये जितनी भी असेट है सबका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। बंद करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। सारी असेट क्रेडिट और इसको ले जाके फिलहाल कहाँ रखना है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो आपकी एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 15,300 टू इन्वेस्टमेंट 31,200, 31,200 टू मशीनरी 36,500 टू स्टॉक 22,500 टू बिल्डिंग 51 टू गुडविल 22,800 टू मोटर कार 83,800 कुल मिला के हो गए 263,100। नरेशन लिखिए बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा ये असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे लिखो। बेटा ये सभी असेट्स हम
रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे टू डेटर 15,300 15,300 टू इन्वेस्टमेंट 31,200 टू मशीनरी 36,500 टू स्टॉक 22,500 टू बिल्डिंग 51 टू गुडविल 22,800 और टू मोटर कार 83,800। आपने इसको कहां से लेके कहां लाया? तो आपने बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में लाया। अल्टीमेट पर्पस तो यह है कि इन असेट को बेचना है, पर जब तक ये बिकती नहीं, इसको कहीं तो रखना पड़ेगा। तो हम इस असेट्स को कौन से अकाउंट में रख रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आगे बढ़िए। तो आपको बैलेंस शीट में कुछ दिया नहीं है, तो बेटा ये प्रॉब्लम 5 स्टेजेस में सॉल्व होता है। पहली स्टेज क्या है? तो पहली स्टेज ये है कि बैलेंस शीट को बंद किया जाए। और बैलेंस शीट को बंद करने के लिए मैंने दो एंट्रीज का सहारा लिया। मैंने लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में भेजा और मैंने असेट को भी रियलाइजेशन में भेजा। कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख दिए, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख दिया। तो ऑन पेपर मैंने बैलेंस शीट बंद कर दी, बट इन रियलिटी क्या होगा? तो हमको ये असेट बेच के पैसे जमा करने पड़ेंगे और ये जो अपनी लाइबिलिटीज है इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पढ़िए क्या लिखा है। इन्होंने कहा शांता टू कोहर गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू। बेटा हमारे एक पार्टनर ने कहा कि भाई मैं गुडविल, स्टॉक और डेटर ये तीनों की तीनों असेट बुक वैल्यू पे लेने को तैयार हूं। बेटा हमारा पार्टनर असेट लेने को तैयार है, मतलब पार्टनर बिजनेस में से बेनिफिट ले रहा है, और आपका रूल है डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तीन बेसिक रूल है आपके। पहला है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, दूसरा है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और तीसरा है डेबिट टू द रिसीवर और क्रेडिट टू द गिवर। तो इसको अब जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। अगर पार्टनर बिजनेस में से असेट ले जा रहा है तो कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को फायदा पहुंचा रही कि तुम असेट लेके जाओ। तो बेटा जो इंसान असेट लेके जाएगा वो बेनिफिट को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो शांता इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। तो शांता का अकाउंट डेबिट, शांताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा शांता अपने पास से जो चीजें लेके गई उन चीजों के अकाउंट ओपन है या बंद हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। और ये बंद होके सारे अकाउंट कहाँ पे पहुंच गए हैं? रियलाइजेशन। तो अब इनका जो भी लेन देन होगा वो किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो हम कहेंगे कि शांता का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये शांता का कैपिटल किसके थ्रू रूट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। शांता ने कौन सी तीन असेट ले ली? गुडविल, स्टॉक और डेटर। तो यहां ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, स्टॉक, डेटर।
बेटा अपने पास में डेटर 15,300 के है, अपने पास गुडविल 22,800 की है और स्टॉक की वैल्यू 22,500 की है। तो 22,800, 22,500 और 15,300 कुल मिला के 60,600, 60,600। being assets taken over by Shanta, being asset taken over by Shanta। बेटा आपकी एंट्री बता रही है कि आपको शांता के डेबिट पे और रियलाइजेशन के क्रेडिट पे इसका इफेक्ट लिखना है। तो आप इसका इफेक्ट दिखाइए। शांता के डेबिट पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो असेट्स टेकन। शांता के डेबिट पे रियलाइजेशन के नाम से 60,600, तो यहां पे दिखा दो 60,600 शांता के डेबिट पे रियलाइजेशन के नाम से। बेटा यहां डेबिट पे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिखो बाय शांता कैपिटल अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में अपने को पूरी डिटेल्स लिखनी होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि उसने स्टॉक ले लिया, 3 चीजें ले ली, इसी सीक्वेंस में लिख देते। उसने 3 चीजें ले ली, गुडविल, स्टॉक और डेटर। तो यहां पे आप लिख दीजिए अकाउंट में गुडविल, स्टॉक, डेटर। यहां देखिए अपने पास गुडविल 22,800 की है, स्टॉक 22,500 का है, डेटर 15,300 के है। ये 3 चीजें 60,600 की है जो शांता ने ले ली। तो एंट्री बनी शांता अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो बेटा देखो इन 3 एंट्रीज में मैंने क्या किया। पहली एंट्री में मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी का अकाउंट बंद किया, दूसरी एंट्री में मैंने असेट का अकाउंट बंद किया और तीसरी एंट्री में मैंने असेट अपने पार्टनर को दे दी। अब उस एडजस्टमेंट को आगे पढ़िए तो लिखा है शांता एग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। शांता इस बात पे एग्री हो गई कि जैसे वो असेट ले रही है वैसे ही वो क्या ले लेंगी, लाइबिलिटी। बेटा शांता लाइबिलिटी लेंगी तो हम शांता को बेनिफिट दे रहे हैं कि शांता हमको बेनिफिट दे रही। शांता हमको दे रही क्योंकि वो हमारी क्या ले रही है, लाइबिलिटी। जब शांता ने हमसे असेट ली थी तो हम शांता को बेनिफिट दे रहे थे। शांता जब लाइबिलिटी ले रही है तो वो हमको बेनिफिट दे रही है। तो हु इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, शांता इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। और आपका नियम है क्रेडिट टू द गिवर ऑफ बेनिफिट, कि जो बेनिफिट देता है उसका अकाउंट क्या करो, क्रेडिट करो। तो वो जो आपका अकाउंटेंसी का रूल है ना, वो अपन लोग आधा ही बोलते। अपन क्या बोलते हैं, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। जबकि बोलना क्या चाहिए, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट और क्रेडिट टू द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो बेटा ये जो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है ये हमारी लाइबिलिटी है, और अगर हमारा पार्टनर हमारी लाइबिलिटी को ले ले
तो वो हमें बेनिफिट दे रहा है। और हम अकाउंटेंट किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म के। हम बिजनेस के एंगल से सोचेंगे, हम पार्टनर के एंगल से नहीं सोचेंगे। तो बिजनेस कह रहा है पार्टनर को कि तुमने मेरी लायबिलिटी ले ली तो तुमने मुझे फायदा पहुंचाया करके तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट। और ये दोनों लायबिलिटीज रखी हुई कहां पे है? रियलाइजेशन में। इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शांताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल 14,400 प्लस 10,800 14,400 10,800 25,200 being liabilities taken over by Shanta being liabilities taken over by Shanta। तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो असेट लेने की एंट्री है उससे बिल्कुल अपोजिट उल्टी एंट्री लायबिलिटीज लेने की बन रही है। तो शांता को क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे लिखिए टू शांतास कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके लिखिए क्रेडिटर 14,400 और बिल्स पेएबल 10,800 कुल मिला के 25,200। बेटा यहां डेबिट, तो इसका काउंटर इफेक्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशन के डेबिट पे तो शांता के क्रेडिट पे। तो ये 25,200 का इफेक्ट शांता के क्रेडिट पे पहुंचा दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज टेकन। शांता के कॉलम में लिखो 25,200। बोलिए बेटा यहां तक कितने लोगों को समझ आया? ठीक, आगे बढ़िए। फिर बोला कुसुम एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग। हमारी एक पार्टनर कुसुम है, उसने कहा कि बिल्डिंग मैं रख लेती हूं। तो कुसुम ने बिल्डिंग ले ली और बिल्डिंग की आपको यहाँ पे कीमत दी है 61,800, जबकि अपने पास बिल्डिंग कितने की है? 51। पर कल ही आपको समझाया कि इस चैप्टर में प्रॉफिट को या लॉस को अलग से लिखना नहीं है, क्योंकि उसी के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? तो बेटा इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? लता ने। फॉर द एग्रीड वैल्यू 27,720। तो लता ने इन्वेस्टमेंट लिया जो 31,200 का था, और जब उसने ये लिया तो कितने में लिया? 27,720 कम में लिया, तो यहाँ लॉस हो गया। लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट लॉस अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहाँ एडजस्ट होने वाला है? तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटा यहाँ पे कुसुम भी बिजनेस से बेनिफिट ले रही है, यहाँ लता भी बिजनेस से बेनिफिट ले रही है। डेबिट टू दी रिसीवर ऑफ बेनिफिट। कुसुम डेबिट, लता डेबिट।
एंट्री नंबर 5, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कुसुम ने 61,800 की बिल्डिंग ले ली, लता ने 27,720 का इन्वेस्टमेंट ले लिया। बेटा ये दोनों भी चीजें आपके बिजनेस में से गई, तो ये कहाँ पे जमा करके रखी हुई थी? तो ये दोनों भी चीजें आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जमा करके रखी थी, वहां से चली गई, इन्वेस्टमेंट भी गया, बिल्डिंग भी गई, कुल मिला के हो गए 89,520 टू रियलाइजेशन अकाउंट। being assets taken over by Kusum and Lata, being asset taken over by कुसुम एंड लता। बेटा कुसुम और लता के डेबिट पे, किसके नाम से? रियलाइजेशन के नाम से। तो कुसुम और लता के डेबिट पे आ जाइए और वहां पे देखिए ऑलरेडी रियलाइजेशन और असेट टेकन लिखा ही है, कॉलम खाली पड़े हैं, वहां पे वो फिगर ले लो। फिगर है आपका 61,800 और 27,720। 61,800 27,720। कुसुम और लता का अकाउंट डेबिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बेटा यहां डेबिट पे तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लाओ बाय कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कुसुम बिजनेस में से क्या लेके गई? तो कुसुम बिजनेस में से बिल्डिंग लेके गई 61,800 की, बाय लतास कैपिटल अकाउंट। लता बिजनेस में से क्या लेके गई? तो लता बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट लेके गई और इन्वेस्टमेंट है 27,720। पर बेटा अगर यहां कंपेयर किया जाए तो दिख रहा है कि तीनों ने थोड़ी थोड़ी असेट ले तो ली, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो मशीन बिकी नहीं, मोटर कार बिकी नहीं। जो असेट पार्टनर ने ले ली वो तो हमने लिख दी, गुडविल, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, पर फिर भी दो असेट अभी भी अपने पास बची है। ये बची हुई दो असेट का हमने क्या किया? तो यहां पढ़िए, कहते हैं कि मोटर कार रियलाइज हो गई 75,540 में और मशीन रियलाइज हो गई 15,840 में। हमारे पास ओरिजिनली मोटर कार 83,800 की थी, जो यहाँ पे बिकी 75,540 में, और हमारे पास मशीनरी ओरिजिनली 36,500 की थी और ये मशीनरी बिकी 15,840 में। मतलब इनको बेचने पे लॉस हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हम लॉस वगैरह की अलग से एंट्री नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि लॉस प्रॉफिट सारा अपने आप कहाँ एडजस्ट होने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप इसका इफेक्ट दिखाएंगे, आप बोलेंगे असेट बेची, एंट्री नंबर 6,
असेट बेच के बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 75,540 प्लस 15,840 75,540 और 15,840 कुल मिला के 91,380 ये पैसा असेट बेच के आया है। बेटा असेट बेच के पैसा आया मतलब हमने पैसा कमाया। पैसा कमाया तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? तो एक ही अकाउंट ओपन है अपने पास, कौन सा? रियलाइजेशन। तो हम इस कमाई को रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन being assets sold, being assets sold। बेटा बैंक के डेबिट पे लिखिए टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट के डेबिट पे लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए असेट सोल्ड। असेट बेच के 91,380 आए। बेटा यहां डेबिट तो काउंटर इफेक्ट होगा रियलाइजेशन में क्रेडिट। 91,380 रियलाइजेशन में क्रेडिट बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो असेट सोल्ड। हमने असेट बेची, अंडरलाइन करके लिखो दो असेट बेची, एक मशीन और दूसरी मोटर कार। बेटा हमने मशीन जो बेची उसकी कीमत है 75,540 और यह है 15,840। तो 75,540 और 15,840 कुल मिला के 91,380। 91,380। तो हमने इसका डबल इफेक्ट दिखाया, एक बैंक के डेबिट पे और दूसरा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे। बेटा डिसॉल्यूशन का पर्पस क्या था? तो डिसॉल्यूशन का पर्पस ये था कि बिजनेस को बंद करना है। तो हमने पहले कागज पे बिजनेस बंद किया, फिर जो असेट बिक नहीं रही थी वो पार्टनर को दे दी। पार्टनर बोला कि मैं लाइबिलिटी भी पे कर दूंगा, तो लाइबिलिटी भी आपने पार्टनर को दे दी। और फिर जो दो असेट बिकी वो आपने बाजार में बेच के उसके पैसे इनकैश करवा लिए। मतलब अब आपको किसी को कुछ देना नहीं है, आपको किसी असेट को अब बेचना नहीं है, सब बिक चुकी है। यानी अब अपना डिसॉल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब डिसॉल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो असेट बेचने पे कुछ प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, और वो प्रॉफिट लॉस हमको कौन से अकाउंट से पता चलने वाला है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल लगाएंगे 263, 100 और 25, 200। तो आपकी डेबिट पे टोटल आती है 288, 300। ऐसे क्रेडिट पे टोटल लगाएंगे 14,400, 10,800, 6,600, 61,800, 27,720
91,380 और अच्छा डबल लिख दिया। तो बेटा अपनी क्रेडिट पे जो टोटल है वो आ रही है 266,700। मतलब अपना डेबिट ज्यादा है और उसके मुकाबले क्रेडिट कम। जब डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट कम तो लॉस होगा। तो यहां पे टोटल लाइए 288,300, यहां लाइए 288,300 और 266,700 उसमें से माइनस कीजिए तो आपको पता चलेगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो 288,300 में से ये माइनस किया तो 21,600 यह आ गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटा ये लॉस हमको किसके बीच में बांटना है? तो लॉस का बर्डन बियर करेंगे बिजनेस के ओनर। तो हमको ये लॉस ओनर के बीच में बांटना है। और अपने ओनर कौन है? कुसुम, शांता और लता। तो यहां पे लाइए कुसुम, शांता और लता। तो हम कुसुम, शांता और लता इनके बीच में लॉस बांटेंगे। लॉस बांटने के लिए कोई रेशो चाहिए आपको जो प्रॉब्लम में दिया है। आपके प्रॉब्लम के सबसे शुरू में आपको रेशो दिया है 3:2:1। तो इस रेशो में हम ये लॉस बांटेंगे 3:2:1। 21,600 को इसकी टोटल 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पे आता है 3,600। किसको 6 से डिवाइड किया बेटा? 21,600 रुपए डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आया? 3,600। ये 3,600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10,800। ये 3,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7,200 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3,600। यह आ गया अपना लॉस ऑन रियलाइजेशन। जितना लॉस है वो लॉस ओनर बियर करेंगे। तो बेटा ये लॉस का फिगर हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? ओनर के। 10,800, 7,200, 3,600। यहां लाइए 10,800, 7,200, 3,600। कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए लॉस ट्रांसफर्ड। उधर बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे है तो यहां ट्रांसफर किया तो पार्टनर के डेबिट पे। और यहीं से आपकी जर्नल एंट्री बन रही है। कुसुम डेबिट, शांता डेबिट, लता डेबिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो लिखिए कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुसुम डेबिट, शांता डेबिट, लता डेबिट। 10,800, 7,200, 3,600। 10,800, 7,200, 3,600।
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कुल मिला के रकम आई है 21,600, 21,600। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने ये लॉस कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब आ जाइए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे, प्रोसेस को समझिए। बेटा डिसॉल्यूशन में क्या होता है? तो डिसॉल्यूशन में हम बिजनेस को बंद करते, असेट को डिस्पोज ऑफ करते, लाइबिलिटी को पे करते, और अगर कुछ पैसे बच गए तो बचे हुए पैसे हम किसको दे देते? पार्टनर को, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग बिजनेस के ओनर है। तो अगर सबको बांटने के बाद कुछ पैसे बच गए तो उस पैसे पर अधिकार किसका रहेगा? ओनर का। तो इसके लिए आप यहां से अकाउंट की टोटल लगा के देखिए, तो इधर टोटल आती है 113,580। ये टोटल यहां लाइए 113,580। 113,580 माइनस 61,800 माइनस 10,800 बचे 40,980, 40,980। फिर इधर टोटल लगाइए 72,000 और 25,200, 97,200, यहां लाइए 97,200, माइनस कीजिए 60,600 और 7,200, बचे 29,400। यहां टोटल लगाइए 54, ये टोटल यहां लाइए 54, और 54 में से माइनस कीजिए 27,720 और 3,600, बचे 22,680। ये सब अपना बैलेंसिंग फिगर है। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये बैलेंसिंग फिगर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास सारा बिजनेस बंद करने के बाद इतने पैसे बचे, और ये बचे हुए पैसे हमने किसको दे दिए? तो बचे हुए पैसे हमने अपने पार्टनर को दे दिए। तो हु इज द रिसीवर? पार्टनर इज द रिसीवर। हमारे पास से क्या गया? पैसे गए। पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां डेबिट पे तो काउंटर इफेक्ट जाएगा बैंक के क्रेडिट पे, बाय कुसुम्स कैपिटल अकाउंट कुसुम के हिस्से में गए 40,980, शांता बाय शांतास कैपिटल अकाउंट, शांता के हिस्से में गए 29,400, और लता 22,680 बाय लतास कैपिटल अकाउंट 22,680, कुल मिला के 93,060।
कैश बैंक अकाउंट की टोटल हमेशा सेम आनी चाहिए। जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट टैली होती है, वैसे यहाँ पे कौन सा अकाउंट टैली होना चाहिए? कैश बैंक। तो टोटल लगा के देखिए, 1680 और 91,380, तो दोनों तरफ आपकी टोटल सेम आती है 93,060 और 93,060। तो बेटा डिसॉल्यूशन की प्रोसेस क्या है? तो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस ये है कि पहले ऑन पेपर बैलेंस शीट बंद करो, उसके बाद असेट बेचो, न बिके तो पार्टनर को दे दो, फिर लाइबिलिटी पे करो, अगर पे नहीं कर पा रहे तो किसी पार्टनर को बोलो कि वो जिम्मेदारी ले ले, और अंत में कुछ असेट बची तो उसको बेच डालो। प्रॉफिट लॉस आए रियलाइजेशन पे तो कैपिटल में शिफ्ट कर दो, और कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस आए तो अल्टीमेटली वो पैसा पार्टनर को दे दो। तो हमने बचे हुए पैसे पार्टनर को दे दिए, पार्टनर हो गया डेबिट, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो इफेक्ट दिखाइए। कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शांतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैल्यू है इसकी 4980, 29,400, और लता के अकाउंट में है 22,680। हमारे पास से पैसा गया, बैंक को करेंगे क्रेडिट, पैसा गया 93,060, नरेशन being final payment given to partners, being final payment given to partners and bank account closed, being final payment given to partners and बैंक अकाउंट क्लोज्ड। हमने फाइनल पेमेंट अपने पार्टनर को दिया और हमारा बैंक अकाउंट बंद हो गया। बेटा कल और आज में फर्क महसूस ये हुआ आपको कि कल सारी असेट बाजार में बिक गई थी, आज असेट नहीं बिकी तो किसको दे दी? पार्टनर को। कल वाले प्रॉब्लम में असेट बिकी थी तो पैसा आया था, तो पैसा हमने क्रेडिटर को दे दिया था। आज पैसा क्रेडिटर को देने के बजाय हमने क्रेडिटर ही किसको दे दिए? पार्टनर को। तो ये फर्क है कल के और आज के क्वेश्चन में। कितने लोगों को समझा? ठीक। अब जरा 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा देखो, इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? ये इस दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या? दूसरों पे उंगली उठाना। मेरे को बेकार मार्क मिले, सब जिम्मेदार। मैं एग्जाम में फेल हुआ, सब जिम्मेदार। मैं ट्यूशन को क्यों नहीं आ रहा, बोले उसके लिए भी सारी जिम्मेदार, है ना। तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है, दूसरों को दोष देना। ओ बालको, इधर ध्यान दो, अभी 15 मिनट बचे, 4 बजे क्लास छूटेंगी, समझे। तो अभी आपके क्लास में समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक तो अकाउंट का प्रॉब्लम शुरू होता तो खत्म होने को उसको 1.5 घंटा लगता, और अपन है रील वाली दुनिया के बच्चे, अपना कंसंट्रेशन है 30 सेकंड का, है ना, गोल्ड फिश से भी कम। तो उस चक्कर में अपना आखिरी तक कंसंट्रेशन टिकता ही नहीं। कंसंट्रेशन अपना खराब है और दोष किसको देते? टीचर को। क्लास में आने से पहले जाने की घाई रहती है अपने को,
आए बराबर सोचते कि कब ट्यूशन छूटेंगी, है ना। जैसे हमारे दर्श आगरकर साहब, पूरे क्लास भर उनका कोई ध्यान नहीं था, पर उनको भागने की जल्दी है। और फिर ऐसे बच्चे दोष किसको देते? टीचर को। 11th में आपने पढ़ा नहीं, 11th में मैंने 11th का सिलेबस पूरा करवाया कि नहीं करवाया? करवाया ना। अकाउंट्स मैंने पूरा एक बार नोट्स में से और उसके बाद पूरा टेक्स्ट बुक में से करवाया। समय समय पे आप लोग जब भी कोई कॉलेज का क्वेश्चन पेपर देते थे तो आपके उस कॉलेज के क्वेश्चन पेपर के भी प्रॉब्लम करवाए। और कॉलेज के टीचर जब मूर्ख समान कोई सवाल पूछते थे तो उनके मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब भी मैंने यहाँ दिए, है ना। तो मेरे ख्याल से वो करवाया। अब रहा अपना थ्योरी का, तो ऐसा है कि थ्योरी में आप ही लोगों ने अपसेंट रहना शुरू किया। इकोनॉमिक्स में जिस दिन मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स की क्लास है, आधे बच्चे गायब। जिस दिन बोलूँ मैं एसपी की क्लास है, आधे बच्चे गायब। तो आप अपनी हरकतें भी तो घर वालों को बताया करो, है ना। यहाँ पे भी पेपर चेक किए, 25 में से 0 मार्क है, 25 में से 0। ऐसे भी नगीने हैं, है ना, 25 में से 0। और उनके पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि सर आपने बच्चों का 11 का सिलेबस करवा दिया, अब बच्चे 11th में कैसा करेंगे? तो बेटा मैंने तो सिलेबस आराम आराम से ही करवाया, कोई तो ऐसा तो नहीं कि 4 प्रॉब्लम लेके आपका सिलेबस खत्म हो गया, ऐसा है। अच्छा, दूसरा, अपने पेरेंट को जब मेरे से बात करने बोला करो तो उनको पहले बता दिया करो कि पापा या मम्मी आप किससे बात करने जा रहे हैं, है ना। मैं वो दूसरे कोचिंग वालों जैसा हूं क्या कि लाख लाख रुपए लेके आपको लूट रहा? थोड़ा हिसाब लगाओगे ना तो 20 रुपए प्रतिदिन आप मेरे को दे रहे हैं। जितनी फीस आप मेरे को पे कर रहे हैं, अगर उसका आप गणित लगाओ पूरा, तो पर डे आप मेरे को कितना पे कर रहे हैं? 20 रुपए। तो आपके माँ बाप को तो पहली बात तो मेरे को कुछ बोलने का और ज्ञान बांटने का हक ही नहीं है। पहले तो आप अपनी साइड क्लियर करो कि आप कितना पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको कोई हक है कि आप मेरे को बोले, समझे। अब जो बच्चा 25 में से 0 ले रहा, उसके पेरेंट मेरे को ये बोलेंगे कि सर मेरे को अपने बच्चे को सीए बनाना है, तो यार ये तो आप मजाक कर रहे हैं। तो बच्चे की कैपेसिटी तो देखो, तो उसमें कैपेसिटी हो उससे उतना काम करवाओ। देखो सबकी क्षमता एक जैसी नहीं रहती, सब बच्चे अलग अलग कैपेसिटी के हैं। पढ़ाने वाला टीचर वही है। अभी पेपर चेक होके मिले, किसी ने 25 में से 24 लिए तो किसी ने 25 में से 0 भी लिए। अब 25 में से 0 वाले का पेरेंट मेरे को ये बोले कि नहीं सर मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसको तो सीए करवाना है, उसको तो सीएफए करवाना है, उसको तो सीएस करवाना है, तो गलत तो आप ही हो जो आपने 11 का सिलेबस पूरा कर दिया। मतलब सब डबल ढोल की काम है। सिलेबस पूरा कर दिया तो क्यों किया, अगर सिलेबस पूरा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सिलेबस टाइम पे पूरा किया तो अरे तुमने तो टाइम पे पूरा किया, तो हमने करना क्या यार? हाँ ये बताओ ना आप। और कितना आराम से चला 11 का सिलेबस, मतलब डेप्रेसिएशन चैप्टर एक बार पूरा नोट्स में से पढ़ाया, तो दूसरे बार पूरी टेक्स्ट बुक की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज करवा दी, फिर तीसरे बार टेक्स्ट बुक की सॉल्व्ड एक्सरसाइज करवा दी। करवाई कि नहीं करवाई? वो तो अच्छा है, सबूत मौजूद है, ऐप के ऊपर सारे लेक्चर डाले हुए हैं। नहीं तो आप तो पलट जाते थे कि सर आपने तो कुछ ही नहीं करवाया। तो सबूत मौजूद है ऐप के ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा ये आप अपने मम्मी पापा को भी बताया करो कि आप कितने दिए लगा रहे, है ना। सर के नाम पे ठिकरा फोड़ना बहुत आसान है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान आपका ही है। आपका ही करियर स्पॉइल होगा ना। जब आप टीचर को दोष देंगे तो आपका करियर स्पॉइल होगा, क्योंकि टीचर तो मेहनत कर रहा है, वो तो पढ़ा रहा है। आप देखो मेरे जितना कौन रेगुलर था, जितना क्लास लेने में मैं रेगुलर था, संडे को भी ले रहा, सिर्फ बीमार हुआ कभी तब छुट्टी दी, या जब मेरी कोई एग्जाम थी तब आपको छुट्टी दी। इसके अलावा मैंने छुट्टी कब दी? तो जितना कंसिस्टेंट मैं हूं क्लास लेने में उतने आप है कि ये देखो, आप में से कौन है जिसने आज तक क्लास गोल नहीं की मेरे सिवा? मैं तो संडे को भी लेता,
हाँ? मतलब अब आप देखो, ये चैप्टर कल शुरू हुआ, ऐप पे मैसेज गया कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है, अपसेंट मत रहो। अब जो लोग कल अपसेंट थे और आज आए, बोलो उनको सही में ये चैप्टर समझाऊंगा क्या? क्योंकि जो समझने वाला काम था वो तो कल हो गया। आज तो मैंने बस प्रॉब्लम करवाया, उसमें एक दो नई बातें थी वो बताई। तो अपसेंट आप रहोगे और दोष हमको दोगे। समझ रहे आप? अब कल की बात बताता। कल मेरे ये दाढ़ की सर्जरी हुई सवेरे, और मैं दोपहर को 2:30 बजे यहाँ क्लास ले रहा था। आपकी होती, बात दुख रहा, सर मेरी सर्जरी हो गई, आपके पास 100 बहाने हैं। मैंने बहाना किया? बोले तो मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आज, कल के तारीख की दवा की चिट्ठी है डॉक्टर की। 2:30 बजे सर्जरी, सुबह 11:30 बजे सर्जरी हुई, और 2:30 बजे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था। तो बहाने बनाने को तो हम भी बना सकते, पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स को ना पहले अपनी हरकतें बताया करो कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? आप क्या करते हैं, टीचर को, मतलब खुद तो 25 में से 0 है, पेपर है मेरे पास, और आप क्या करते हैं, पेरेंट्स के सामने सारा ठिकरा टीचर के सर फोड़ते। अब मेरे को बताओ, 11 का सिलेबस खींच खींच के कितना खींचते थे? BRS 3 बार पढ़ा है मैंने क्लास में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 3 बार पढ़ा है, 3 बार। और कितना खींचू? फिर आप बोलेंगे सर वही वही पढ़ा रहे, मतलब बच्चे तो डबल ढोल की है। अरे सर आप तो वही वही पढ़ा रहे। तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांको कि आप क्या हो, है ना? और ये भी बताता कि आप कहीं भी जाओगे ना, तो आप जो है आप वही रहोगे। अगर आप 25 में से 0 हो ना, तो आप दुनिया में कहीं चले जाओ, आप 25 में से 0 ही रहोगे फिर। क्योंकि आप ये मान ही नहीं रहे कि गलती आपकी है, आप ये बोल रहे कि गलती टीचर की है। तो अगर गलती टीचर की है तो आप कैसे सुधरोगे? है ना? आपको खुद की गलती पहले माननी पड़ेगी, समझे? तो जरा सुधरो, पढ़ाई लिखाई करो, क्लास में आते तो पढ़ने के लिए आते जाओ, जाओ।